Hello and welcome to this video where we are starting a new chapter called polymers. छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन पक्का से दिखना चाहिए, मेंस हो या नीट हो, आते रहता है ये। मेरे को पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आप जब इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे आधे घंटे से ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। एक A4 साइज का पेज अगर आप लेंगे तो उसमें आगे पीछे लिखेंगे ना तो इस पूरे चैप्टर का समरी हो जाएगा, उससे ज्यादा है भी नहीं है। ठीक है, आप में से कई लोग हाफ एन आवर में 2 बार भी रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को, अगर एक बार ढंग से पढ़ लिए हैं तो। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाता हूं। पॉलीमर टर्म जो है इट इज कॉइंड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग यूनिट्स और पार्ट्स। पहले वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ये पॉलीमर टर्म कहां से आया है? पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स। ठीक है, अगर डिफाइन करें पॉलीमर्स को तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई है। 10⁻³ से 10⁻7 EU तक इनका मास होता है, मोलर मास। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर और रिपीट टू फॉर्म दिस मैक्रो मॉलिक्यूल। और वो जो लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल है ना, लो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूं। देखिए, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स। यही मॉलिक्यूलर मास में आपको बता रहा था 10⁻³ से 10⁻7 EU इतना होता है। ठीक है, ये रेंज है हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखिएगा, पॉलीमर्स तो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, पर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स which are formed by the combination, कैसे बनते हैं ये पॉलीमर्स? by the combination of large number of repeating low molecular mass, large number of repeating low molecular mass मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं को, ये जो लो मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं मोनोमर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, और मोनोमर्स में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए, जैसे ये मोनोमर है, से n मोल्स ले लिया मैंने, और अगर इनका हमने करा दिया पॉलीमेराइजेशन, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा आपको। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू आपस में ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे खूब सारे लोग होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, दिस वाज मोनोमर, ये मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे को यहां पे लिखना चाहिए मोनोमर्स आर जॉइन टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इन पॉलीमर मोनोमर्स आर joined together through covalent bond। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। ठीक है, वो पॉलीमर क्या होते हैं, किससे मिलके बने हैं, मोनोमर क्या है, मैं सब बेसिक डेफिनेशन हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर में। तो आई रिक्वेस्ट पोजी, इसको प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स हम लोग पॉलीमर को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड नेचुरल पॉलीमर। मीनिंग पॉलीमर आपको मिला कहां से, अगर उसकी बात करें, आपको किसी प्लांट या एनिमल से मिल गया क्या, तो वो नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा। आपको मिला तो प्लांट या एनिमल से, लेकिन आपने फिर उसको लैब में मॉडिफाई कर दिया, तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। आपने पॉलीमर को पूरा पूरा लैब में ही बना, आपने मीनिंग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, लैब में पूरा पूरा बनाया, मैन मेड है, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो फिर वो सिंथेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसको। बेस्ड ऑन सोर्स 3 तरह के होंगे। पहला है नेचुरल पॉलीमर। ये क्या होंगे? फाउंड इन
प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है, रेजिन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, रबर भी लिख सकता हूँ, नेचुरल रबर भी होता है, ठीक है। तो एटसेट्रा लिख के अभी छोड़ दे रहा हूँ, डिटेल में हम लोग पॉलीमर तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मीनिंग बनाएंगे भी। और ये नाम देख के इंटिमिडेट मत होइएगा, ठीक है। दूसरा है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये मिलेंगे तो प्लांट या एनिमल में, फिर लैब में मॉडिफाई कर देंगे। फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देन मॉडिफाइड। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सेल्यूलोज एसीटेट, इसी को रेयन भी बोलते हैं, एज वेल एज सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक के। और एक और आएगा लास्ट इसमें, सिंथेटिक, जो पूरा पूरा लैब में बनाया गया है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसको हम लोग मैन मेड भी बोल सकते हैं, मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड, स्पेलिंग ठीक से लिख देता हूं, मैन मेड पॉलीमर, या प्रिपेयर्ड इन लैब बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन लैब। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स भी आ जाएंगे, प्लास्टिक्स कुछ नहीं, पॉलीथीन ही होते हैं। और इसी में पीवीसी आ जाएगा, पीवीसी, डेक्रॉन, नाइलॉन 66, ये कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एटसेट्रा लिख देता हूं, चलिए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग एग्जाम्पल्स या नाम देख के इंटिमिडेट मत होइएगा, चैप्टर में हम लोग इन सबको सिंथेसाइज करेंगे ही, डिटेल में पढ़ना ही है, तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी याद हो ही जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो याद होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं इसके बाद। पोजी प्लीज इसको रब करिए। थैंक यू सो मच पोजी। लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एक एक करके समझाता हूं क्या है, देखिए। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर। इनमें क्या होगा, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स होते हैं इनमें, ये ऐसे दिखेंगे आपको, ये जैसे एक चेन है, ये दूसरा चेन है, ठीक है। तो दीज कंसिस्ट्स of long and straight chains। इसके एग्जाम्पल में आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इसमें क्या होगा, देखिए, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, इसमें ऐसे जो लीनियर चेन्स हैं, इनमें कहीं कहीं पे ऐसे ब्रांचिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं बोलूंगा दीज कंसिस्ट ऑफ सम ब्रांचेस इन देयर लीनियर चेन। द लीनियर चेन कंसिस्ट्स ऑफ सम ब्रांचेस। इसके एग्जाम्पल में आएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। और लास्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, वो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर से बनते हैं, और उनमें अलग अलग जो लीनियर चेन्स है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। लास्ट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इनके बारे में आपको बता रहा था मैं, फॉर्म्ड फ्रॉम bifunctional and trifunctional monomers and contain strong covalent bond between various linear chains and contains strong covalent bond between various linear chains।
ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए जैसे ये एक चेन है, ये दूसरा चेन है, ये तीसरा चेन है, तो ये आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे, लोग स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े रहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आता है बेकेलाइट, बेकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके बाद और भी क्लासिफिकेशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट पोजी प्लीज रब करिए इसको। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। वन इज होमोपॉलीमर एंड द अदर इज कोपॉलीमर। नाम से ही समझ में आ रहा है, होमोपॉलीमर में जितने भी मोनोमेरिक यूनिट होते हैं वो सब सेम होते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। वेयर कोपॉलीमर में दो या दो से ज्यादा तरह के मोनोमर हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, इसमें क्या बोल रहा था मैं आपको, दे आर derived from only one type of monomeric unit, only one type of monomeric units, only one type of monomeric units, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर जैसे एक तरफ मैं लिखूंगा पॉलीमर और एक तरफ उसका मोनोमर, तो कुछ एग्जाम्पल ही लूंगा। से हमारे पास है नाइलॉन 6, ये एक पॉलीमर है जो सिर्फ कैप्रोलैक्टम से बनता है, इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। आगे चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा इसको बनाएंगे भी हम लोग, ठीक है। एंड देन जैसे पॉलीथीन ले लिया मैंने, पॉलीथीन, तो इसका मोनोमर होता है इथीन। एक और ले सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में पीवीसी बोलते हैं, तो इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और ऐसे ही दूसरा हमारे पास होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में दो या दो से ज्यादा तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो पॉलीमर बनता है, ठीक है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ओनली नॉट ओनली, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर monomeric units, two or more type of monomeric units। इसका एग्जांपल देखिए, अगेन मैं एक तरफ पॉलीमर लिखूंगा और एक तरफ मोनोमर लिखूंगा। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें एबीएस। एबीएस जो है ये तीन तरह के मोनोमर से मिलकर बना होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। लिख देता हूं मैं, एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। एक ये हो गया। एक एग्जांपल इसमें और है नाइलॉन 66, जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं नाइलॉन 66, ठीक है। ये बनता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे टेरिलीन है, ठीक है। पर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो आपको बताते जाऊंगा मैं। हम लोग जब पॉलीमर को एक्चुअली बनाना सीखेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो और भी एग्जांपल्स आपको पता चलते जाएगा इससे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। इसके आगे कुछ और भी क्लासिफिकेशन है मैं जो आपको बताऊंगा, तो आई रिक्वेस्ट पोजी प्लीज इसको रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see next classification, that is based on mode of polymerization. किस तरह से पॉलीमर बना है उसके बेसिस पे दो तरह के पॉलीमर होते हैं। वन इज एडिशन पॉलीमर एंड द अदर इज कंडेंसेशन पॉलीमर। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर, और इन्हीं का एक और नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमर। मैं शॉर्ट में सीजीपी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर। ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स हैविंग
डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनमें जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये भी अपने आप में होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं और कोपॉलीमर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही तरह के मोनोमर से बने होंगे तो होमोपॉलीमर, और एक से ज्यादा तरह के मोनोमर से बने होंगे तो कोपॉलीमर। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन इसी में लिख सकता हूं मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी लिख सकता हूं इसी में। एडिशन पॉलीमर लिख रहे हैं, इसी में मैं ब्यूना एस भी लिख सकता था, ब्यूना एस, दैट इज ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ब्यूना एन भी लिख सकता हूं मैं, ब्यूना एन एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए एडिशन पॉलीमर के। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। उसमें क्या होगा, जो मोनोमेरिक यूनिट है आपस में आके कंडेंस होंगे और उनके कंडेंसेशन से छोटे मोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे HCl है, H2O है, या अल्कोहल है ROH। तो सेकंड इज कोपॉलीमर, आई एम सॉरी, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसमें क्या होगा, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बार बार, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड condensation reaction, repeated condensation reaction between two bifunctional or trifunctional, bifunctional or trifunctional monomeric units, monomeric units। यहाँ पे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं कंडेंसेशन पॉलीमर के, और इनमें मैं आपको बता रहा था कि दीज आर अकम्पनीड बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे लिख देता हूं एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, H2O, alcohol etc. टेक्स प्लेस। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं मैं, तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल आ जाएगा नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 टेरिलीन, नाइलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड से बनता है। टेरिलीन जो है वो टेरिफ्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनता है। इन सबको बनाना सीखेंगे हम लोग। मैं किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ना, किसी को बना के बता रहा हूँ, क्योंकि वेरी सुन हम लोग एक एक को इंडिविजुअली बनाएंगे ही। ठीक है, सो अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर भी अपने आप में होमोपॉलीमर एंड और कोपॉलीमर हो सकता है, ध्यान रखिएगा ना। बाकी मैं आपको बोल रहा था दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक क्लासिफिकेशन और बच रहा है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद हम लोग पॉलीमर बनाना सीखेंगे एक एक करके। आई रिक्वेस्ट पोजी टू प्लीज रब दिस। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉलीमर्स का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, टफनेस है, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पॉलीमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज इलास्टोमर, इलास्टोमर्स। ये रबर लाइक होते हैं, ये लोग, दे आर रबर लाइक एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर, they are held together by weakest intermolecular force, शॉर्ट में मैंने IMF लिख दिया है। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्यूना N, ब्यूना S, नियोप्रीन, ये सब अभी बनाएंगे भी थोड़ी देर में हम लोग। ये दे आर ऑल रबर लाइक, ये सब रबर के जैसे होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फाइबर्स। सेकेंड इज फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं दे आर थ्रेड लाइक सॉलिड। ये रबर लाइक सॉलिड होते हैं, ये लोग होते हैं थ्रेड लाइक सॉलिड, थ्रेड लाइक सॉलिड possessing, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। possessing या हैविंग लिख देते हैं, थ्रेड लाइक सॉलिड हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ
and strong intermolecular forces like hydrogen bond। और इसके एग्जाम्पल में आएंगे जैसे हमारे पास पॉलिस्टर्स में टेरिलीन या डेक्रोन आ जाएगा, पॉलीअमाइड से नाइलॉन 6,6 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलीअमाइड इससे आ जाएगा नाइलॉन 6,6 एंड पॉलिस्टर से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, पॉलिस्टर्स इससे आ जाएगा टेरिलीन या डेक्रोन। नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो लीनियर या ब्रांच चेन हो सकते हैं विच आर हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। उनको गर्म करो तो सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करो तो हार्ड हो जाएंगे, ऐसा कई बार हो सकता है। इसमें लिखता हूं मैं थर्मोप्लास्टिक। इसके बारे में मैं बताया लीनियर और ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स having capability to soften on heating, capability of softening कर देते हैं, capability of softening on heating and hardening ऑन कूलिंग। इनको ठंडा करो तो हार्ड हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा जैसे पॉलीथीन है या पॉलीस्टाइरीन हो गया, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और एक बात बताऊं, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स। इलास्टोमर से थोड़ा स्ट्रांग होता है और फाइबर से थोड़ा वीक होएगा। तो यहां पे लिखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। एंड लास्ट इज थर्मोसेटिंग। मैं यहां पे लिखता हूं लास्ट इज थर्मोसेटिंग। ये जो थर्मोसेटिंग होते हैं ये लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। अगर आपको बताऊं तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं आपको बोलूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो थर्मोसेटिंग में है, देन फाइबर्स में आएगा, देन थर्मोप्लास्टिक एंड फिर इलास्टोमर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, उसको लिख भी दूंगा मैं। और इनको रीयूज नहीं कर पाएंगे, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, वापस इसको रीमोल्ड करके या कुछ और शेप दोबारा देना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं दे आर क्रॉस लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड, दे आर क्रॉस लिंक्ड और heavily branched, ठीक है, and cannot be reused। इनको रीयूज नहीं कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल में आएगा जैसे बेकेलाइट है या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गया। एग्जाम्पल में आएगा बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे अगर मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा फोर्स थर्मोसेटिंग में होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, देन फाइबर्स के बाद आएगा थर्मोप्लास्टिक एंड फाइनली इलास्टोमर। So this was all about classification of polymer। अलग अलग बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर लिया है। नेक्स्ट अप हम लोग पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करना सीखेंगे। हम लोग पहले एडिशन पॉलीमर का सीरीज पूरा देखेंगे, कैसे एडिशन पॉलीमर्स को बनाया जाता है, एक एक करके उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे जाएंगे हम लोग। सो आई रिक्वेस्ट पोजी टू प्लीज रब दिस। थैंक यू पोजी। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देख रहे थे अलग अलग बेसिस पे, और अब चैप्टर डिटेल में जाएगा। हम लोग पॉलीमर्स को बनाना सीखेंगे, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी तक जितना भी पार्ट आपको बताया हूं मैं, अगर किसी को थोड़ा भी कहीं दिक्कत हुआ है उसमें, अगर
तो आप यहां से ध्यान दीजिए टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, और फिर वापस से आप शुरुआत का पार्ट अगर देखेंगे तो डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा था। यहां पे चैप्टर कैसे प्रोसीड करेगा, मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें हम लोग देखे हैं एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, तो चैप्टर को ऐसे ही ब्रेक किया है हमने। अभी हम लोग लाइन से एडिशन पॉलीमर्स को देखेंगे एक एक करके, और फिर कंडेंसेशन पॉलीमर, एंड फाइनली चैप्टर एंड होगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से। अगर एडिशन पॉलीमर्स की बात करें, मैंने यहाँ पे आप देखिए कॉलम भी बना के रखा है, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, यूजेस, रिमार्क, इसी तरीके से चैप्टर प्रोसीड करेगा आगे। एडिशन पॉलीमर्स जो है इट कैन टेक प्लेस आइदर थ्रू फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज। यहाँ पे जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो फ्री रेडिकल के थ्रू भी चलता है और आयंस के थ्रू भी चलेगा, कैटायन या आयनिक स्पीशीज के थ्रू भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन can take place either through free radicals और आयोनिक स्पीशीज। जब मैं आयनिक स्पीशीज बोल रहा हूं तो इसमें कैटायन एंड आयन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। आयनिक स्पीशीज एक एक करके देखें। अगर फर्स्ट इज पॉलीमर में तो पॉलीथीन है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पहला, और इसका जो मोनोमर होता है वो है इथीन। इथीन इज द मोनोमर फॉर पॉलीमर पॉलीथीन। इथीन आप सबको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। और अब पॉलीमर बनाना मैं आपको बता रहा हूं क्या करेगा इस पूरे चैप्टर में ना, सिंगल बॉन्ड को डबल बना दीजिएगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बना दीजिएगा, तो अपने आप आपको पॉलीमर पता चल जाएगा क्या है। कैसे, वो देखिए, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है 2 कार्बन के बीच, तो मैं उसको सिंगल कर दूंगा, और ये जो बॉन्ड टूटा है इधर भी जगह खाली, ये ऐसे करके N लिखा जाता है, मीनिंग ऐसे ऐसे कई सारे इथीन के मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो गए और बना लेंगे पॉलीथीन। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिटेल में तो पॉलीथीन को देखेंगे, इसीलिए वहां यूजेस अभी नहीं लिखूंगा, बट यस रिमार्क में लिखूंगा 2 टाइप के पॉलीथीन होते हैं, 2 टाइप्स। एक है हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड द अदर इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ये हार्ड प्लास्टिक है अगर आपको बताऊं तो, और ये सॉफ्ट प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक। फिर इनको डिटेल में देखते हैं, मैं क्लासिफाई मतलब डिफरेंशिएट करता हूं। लो डेंसिटी, पहले लो डेंसिटी लिख देते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड देन हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, सॉफ्ट प्लास्टिक, मैंने आपको बताया ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बनाए जाते हैं। वेरेज जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ये हाई डेंसिटी इसलिए है क्योंकि इनमें पैकिंग बहुत अच्छी होती है। पैकिंग इसलिए अच्छी होगी, लीनियर चेन्स होते हैं ये, और यहाँ पे पैकिंग अच्छे से हो नहीं पाता, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। सब बता रहा हूं मैं आपको, देखिए ये बनता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बनता है। प्रेशर इतना हाई होता है कि 1000 से 2000 ATM तक होता है। प्रेशर इज 350 टू 570 केल्विन। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं टेम्परेचर 333 केल्विन से 343 केल्विन के बीच होता है। प्रेशर यहाँ 6 to 7 ATM रहेगा, प्रेशर यहां कम है। अब जब इसको बनाएंगे तो हमको ट्रेसेस ऑफ डाईऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है, और पेरोक्साइड इनिशिएटर ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। जबकि यहाँ पे हमको हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी विथ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट विथ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है ये ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट? इनऑर्गेनिक में पूछ भी लेते हैं इसको, तो इट इज ट्राईथाइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसमें बताऊं ये बनते कैसे हैं। ऑब्टेन्ड थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन, और हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्शन होता है। obtained through free radical addition and hydrogen atom abstraction। और इसी वजह से क्या होगा, इनमें ब्रांचिंग आ जाएगी, और हाईली ब्रांच होने की वजह से पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इट हैज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर
इट हैज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जबकि यहां पे अगर आपको बताऊं तो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाई डेंसिटी हो रही है ड्यू टू क्लोज पैकिंग। लीनियर मॉलिक्यूल या लीनियर स्ट्रक्चर बोल सकते थे, लीनियर मॉलिक्यूल एंड हाई डेंसिटी, लीनियर मॉलिक्यूल एंड हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, अब ये लोग केमिकली इनर्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, इनकी बात कर रहा हूं। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे केमिकली इनर्ट, थोड़ा सा टफ रहेगा। केमिकली इनर्ट वो ज्यादा टफ है वैसे, केमिकली इनर्ट टफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर, टफ के साथ फ्लेक्सिबल भी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेक्सिबल भी होता है वैसे, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है देखिएगा ना, ये ऐसे करके चेन जो थे ना, इनमें हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे ब्रांचिंग आ जाता है और इनको यूज किया जाता है स्क्वीज बॉटल बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए। स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, नहीं दिख रहा होगा, दिख तो जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं उससे लिख लीजिएगा। जबकि यहां बात करें केमिकली इनर्ट तो ये भी है, लेकिन ज्यादा टफ और हार्ड होता है। केमिकली इनर्ट मोर टफ एंड हार्ड। और ये लीनियर चेन्स होते हैं, इसीलिए एक के ऊपर एक अच्छे से स्टैक हो जाएगा, कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं है। और इनसे बकेट्स बनाया जाता है, डस्टबिन बनाए जाते हैं, हार्ड बॉटल्स बनाए जाएंगे, पाइप्स बनाए जाएंगे। तो इनसे बकेट्स बनाया जाएगा, डस्टबिन बॉटल्स भी बनाते हैं इनसे, एंड पाइप्स एटसेट्रा, ये सब इनसे बनाया जाता है। तो ये पहला पॉलीमर था और थोड़ा डिटेल में पढ़ना मजबूरी है हमारा, क्योंकि क्या है एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो मैंने कोशिश किया कुछ भी ना छूटे, पर इसके बाद जो पॉलीमर्स आएंगे वो जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे, छोटे छोटे हैं और थोड़ी थोड़ी सी बातें होगी उनके बारे में। और फिर जब रबर आएगा तो रबर को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे हम लोग और उससे एडिशन पॉलीमर्स को वाइंड अप करेंगे हम लोग। सो आई रिक्वेस्ट पोजी प्लीज इसको रब करिए। थैंक यू पोजी। आफ्टर पॉलीथीन लेट अस सी सम मोर पॉलीमर्स which falls under the category of addition polymers। दूसरा है हमारे पास मोनोमर इज टेट्राफ्लोरोइथीन। ये ऐसा होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। इससे जो पॉलीमर बनेगा वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और इसको शॉर्ट में PTFE बोला जाता है, ठीक है। इसका जो यूज है, इनसे नॉन स्टिक कुकवेयर बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर के जो सरफेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। ऑयल सील्स या गैस्केट भी बनाए जाते हैं इनसे। यूजेस में लिखता हूं मेकिंग ऑयल सील्स, गैस्केट्स, ये प्रेशर कुकर में दिख जाएगा आपको, गैस्केट्स, ऑल्सो नॉन स्टिक सरफेस यूटेंसिल्स में जो यूज करे जाते हैं, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीटीएफई एग्जाम में भी लिखा हो सकता है, मैं लिख रहा हूं ऐसा नहीं है, एग्जाम में भी स्टैंडर्ड नोटेशन है ये। देन एक और ले लेते हैं हम लोग जिसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। और मैं आपको पॉलीमर बनाना सिखा रहा था, मैंने क्या बोला था, सिंगल को करिएगा डबल, डबल को करिएगा सिंगल। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको डिनोट ऐसे करेंगे CF2, सिंगल कर दीजिए इसको CF2, यहाँ भी जो बॉन्ड टूटा जगह खाली यहाँ भी होगी, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। और यूजेस या रिमार्क में इसके बारे में बताऊं, होमोपॉलीमर है ये। मैं पिछली बार जब आपको पॉलीथीन बताया तो लिखना भूल गया था, आप वहां पे लिख लीजिएगा। जो पॉलीथीन है वो भी होमोपॉलीमर है, मीनिंग एक ही तरह के मोनोमर से बने हैं, आप देख सकते हैं इसको। एक्राइलोनाइट्राइल ये इस तरीके का दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब आगे करूंगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं, जो इथीन था ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसी का एक H हटाऊंगा और कुछ कुछ ग्रुप्स लगाते जाऊंगा। जैसे यहाँ CN लगा दिया मैं,
ये एक्राइलोनाइट्राइल है, इससे बनेगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्ट में PAN बोलते हैं, पैन, या ऑर्लॉन भी बोलते हैं, या एक्रिलन, ये सब इसी का नाम है, नाम ध्यान रखिएगा। और अगेन तरीका वही, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको बना देंगे सिंगल, डबल बॉन्ड, ये नीचे ये अगर दिख रहा है आपको तो उसको नीचे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे करके एनक्लोज करेंगे इसको। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीमर एक्राइलोनाइट्राइल को। और ये जो होते हैं दे आर सब्सटीट्यूट फॉर वुल, सिंथेटिक वुल बोल सकते हैं, बना आर्टिफिशियली जो वुल बनाते हैं उसमें ये काम आता है, इनके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूट फॉर वुल, यूजेस में लिख रहा हूँ सब्सटीट्यूट फॉर वुल and used in making commercial fiber, substitute for wool in making commercial fibers as orlon or acrylion, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया, ये भी एक होमोपॉलीमर है, ये भी एक होमोपॉलीमर है। एक और देख सकते हैं, जगह तो उतना दिख रहा है मेरे को, वो है स्टाइरीन, उससे बनता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरीन, मोनोमर इज स्टाइरीन। स्टाइरीन में क्या करेंगे, यहीं पे जो CN है उसकी जगह PH लगा दीजिएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, फेनिल ग्रुप है ये। अच्छा, अभी तो मैं मोनोमर लिख रहा हूं, आगे ये बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरीन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस डबल बॉन्ड को बना दीजिए सिंगल, और नीचे PH है तो नीचे ही रहने दीजिए, और ये ऐसे एनक्लोज कर लीजिए N। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीस्टाइरीन को। ये लोग इंसुलेटर होते हैं, रैपिंग मटेरियल में इनको यूज किया जाता है, और जो रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। यहां पे मैं लिखता हूं एज इंसुलेटर रैपिंग मटीरियल। और क्या बोल रहा था मैं आपको, टॉयज में भी इनको यूज करते हैं, रैपिंग मटेरियल टॉयज एज इन रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट, रेडियो टेलीविजन कैबिनेट में भी यूज करते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स, उनमें भी इनको यूज किया जाता है। और ये भी होमोपॉलीमर है, एक ही मोनोमर दिख रहा है आपको, जब तक एक ही मोनोमर दिखेगा वो सबके सब किस में आ जाएंगे, होमोपॉलीमर में, होमोपॉलीमर। सो दिस कंप्लीट्स 3 more polymers, PTFE, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एंड पॉलीस्टाइरीन। कुछ और पॉलीमर्स हम लोग इसके बाद देखते हैं। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see some more polymers that belong to addition polymer. Next we have vinyl chloride. Vinyl chloride मोनोमर है, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से बनाएंगे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसी को शॉर्ट में PVC बोलते हैं। ये परमवीर चक्र नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए मैं बोल रहा था ना, जैसे ये इथीन है तो एक H हटा दीजिएगा, और उसकी जगह जब आप Cl लगा देंगे तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। थोड़ी देर पहले हमने CN लगाया था तो एक्राइलोनाइट्राइल था, यहाँ पे Cl लगा दिए तो विनाइल क्लोराइड हो गया। और जो पॉलीमर होगा क्या करूंगा मैं, डबल को करूंगा क्या, सिंगल, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर जगह खाली, और यहाँ Cl एज सच, और इसको N से ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये इतने मतलब N टाइम्स ऐसे बार बार जुड़ गए हैं ये। और इसका अगर यूज मैं बताऊं तो जो विनाइल फ्लोरिंग करवाते हैं वहां काम आता है, रेनकोट इससे बनाया जाता है, हैंड बैग्स भी बनाते हैं इससे। यहाँ पे लिखता हूं यूज्ड इन विनाइल फ्लोरिंग हैंड बैग्स, फिर वाटर पाइप्स भी बनाते हैं इससे, वाटर पाइप्स। और ये भी होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं एक ही मोनोमर है जिससे बने हैं, इसीलिए होमोपॉलीमर का भी एग्जाम्पल होमोपॉलीमर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट, इसी में अगर मैं Cl हटाऊं और Cl की जगह मैं इस बार लगा देता हूं CH3, तो ये एक्चुअली है तो प्रोपीन, पर जानबूझ के इसी फॉर्मेट में लिखा जा रहा है कि आपको समझने में मुश्किल ना हो। प्रोपीन अगर लेंगे, नाम मैं लिखना भूल गया,
यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारे पास प्रोपीन, तो इससे बनेगा पॉलीप्रोपीन। क्या करूंगा मैं, डबल को करूंगा सिंगल, नीचे मिथाइल एज सच, ठीक है, और यहाँ N, और इसका नाम हो जाएगा पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। और इसका यूज क्या है, जो रोप्स इससे बनाए जाते हैं, इससे भी पाइप बनाए जाते हैं, फाइबर्स भी बनाए जाते हैं, टॉयज भी बनाते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, पाइप्स, टॉयज भी बनाएंगे, और फाइबर्स भी बनता है इससे, फाइबर्स एटसेट्रा। और ये भी होमोपॉलीमर है, ये भी क्या है, होमोपॉलीमर। एक और देख लेते हैं, जगह बच रहा है। नेक्स्ट वन इज, अगर मोनोमर में लेता हूं मिथाइल मिथैक्रिलेट, नाम पहले लिख देता हूं, मिथाइल मिथैक्रिलेट, तो इससे बनेगा पॉली मिथाइल मिथैक्रिलेट, पॉली मिथाइल मिथैक्रिलेट, शॉर्ट में इसको PMMA बोला जाता है, ठीक है, पम्मा मत पढ़ लीजिएगा इसको। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना देखिएगा, मिथाइल मिथैक्रिलेट में क्या करिएगा, जो इथीन में दोनों H है ना, दोनों H को हटा दीजिएगा, एक जगह मिथाइल लगा लीजिए और एक जगह COOMe, ये मिथाइल मिथैक्रिलेट है। और अब आप समझ रहे होंगे मैं पॉलीमर को कैसे डिनोट करूंगा, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, डबल, इसको बनाऊंगा सिंगल, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, आई होप दिख जाना चाहिए, सिंगल, ऊपर का मिथाइल Me से लिख देता हूँ चलिए, और ये COOMe, और ऐसे ये रिप्रेजेंट करूंगा, तो दिखना तो चाहिए, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ इसको, COOMe। और इसका यूज अगर आपको बताऊं तो आई ग्लास के जो लेंस होते हैं उसको बनाने में ये यूज आता है, यूज इन आई ग्लास लेंस, यूज्ड इन आई ग्लास लेंस। और ये भी एक होमोपॉलीमर, अगर आपको बताऊं तो अभी तक होमोपॉलीमर ही हम लोग देख रहे हैं, कोपॉलीमर थोड़ी देर में आएगा, होमोपॉलीमर। तो ये कुछ पॉलीमर हमने और देखे जो एडिशन पॉलीमर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको बताता हूँ। आई रिक्वेस्ट पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बताने वाला हूं आपको मैं। नेक्स्ट इज पॉलीमर, तो नेचुरल रबर है, पॉलीमर का नाम है नेचुरल रबर, और इसका मोनोमर कहलाता है आइसोप्रीन। मैं बताऊं आपको, अभी तक जितने भी पॉलीमर हमने देखे हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो वो इथीन या उसके डेरिवेटिव थे, मीनिंग इथीन का ही H हटा हटा के कभी Cl लगा रहा था, कभी मिथाइल, कभी CN लगा रहा था मैं, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। अब हम लोग जितने देखने वाले हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइईन या उसके डेरिवेटिव होंगे। तो ये जो आइसोप्रीन होता है ये खुद 1,3-ब्यूटाडाइईन का ही डेरिवेटिव है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन होता है ये। मैं बताता हूँ, देखिए, जैसे ये तो अपने आप में ब्यूटाडाइईन बना रहा हूं मैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन, लेकिन आप क्या करिए, इसी में एक H को हटाइए, दिस वन, और उसकी जगह मिथाइल लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन। और ये जो नेचुरल रबर है इसका एक और नाम है, देखो मोनोमर का नाम अगर आइसोप्रीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। लेकिन याद रखिएगा नेचुरल रबर एक सिस फॉर्म है। यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करके बताऊं, तरीका याद करें, डबल को करूंगा सिंगल, सिंगल को डबल, अगेन डबल को सिंगल, तो CH2 सिंगल, देन ये मिथाइल एज सच, यहाँ डबल आ जाएगा एक H, और ये CH3। तो आप देख सकते हैं ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है जो GI एग्जिबिट करेगा, और सिस फॉर्म होता है नेचुरल रबर। तो इसको बनाऊं अगर मैं, या नाम लिख दूं पहले, इसका नाम है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये इसका नाम है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। और मैं आपको बता रहा था, इसको ऐसे डिनोट करिएगा, सिस फॉर्म है जो आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे CH2 दिस वन, ये लिख रहा हूं मैं। अच्छा, इसको मेरे को पॉलीमर के फॉर्म में लिखना था, तो ये ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड एक टूटा और ये N ऐसे आएगा। अब ये सही हो गया, इसको डबल को किया मैंने सिंगल, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, और यहाँ पे जगह खाली रहेगा, ऐसे कई लोग जुड़ते जाएंगे, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये CH2 मैंने लिखा, इसका CH3 ऊपर लिख दीजिए, और इसका एक H यहाँ लिख दे रहा हूँ, और एक CH2 जो है वो इधर आएगा, और ऐसे एनक्लोज कर दीजिए। ये सिस फॉर्म है। अगर इसी का ट्रांसफॉर्म ले लूं मैं, तो उसका नाम है गट्टा पर्चा, या गुट्टा पर्चा भी पढ़ते हैं लोग, और वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में काम आता है। वैसे उसको भी बताता हूं मैं अभी आपको। यूजेज या रिमार्क की बात करूं तो इलास्टोमेरिक पॉलीमर है ये, और होमोपॉलीमर है।
ये इलास्टोमेरिक पॉलीमर है एंड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ होमोपॉलीमर। और इसी में मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ट्रांसफॉर्म ले लिया, इसी का ट्रांसफॉर्म ले लिया आपने, इधर एक क्या था मिथाइल और यहां पे एक H, तो इसका नाम है गट्टा पर्चा, इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा। और ये आपको बताऊं तो ये ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। और कहाँ काम आता है ये? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में काम आता है। और मैं एक और चाह रहा था आपको बता दूं, यहीं पे कोशिश करता हूं, जगह तो है, वो एक सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। देखिए नेक्स्ट, अगर मैंने मोनोमर, इसी में देखिए मिथाइल की जगह अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रीन। यहीं पे मिथाइल की जगह अगर मैं क्लोरीन लगा देता हूं तो ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहां Cl ले लीजिए, और इसका नाम क्या बोला मैंने, दिस इज क्लोरोप्रीन। और इसी का जो पॉलीमर होगा इसको पॉलीक्लोरोप्रीन बोलेंगे, और वो सिंथेटिक रबर है। और एक नाम और है इसका, इसी को नियोप्रीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लोरोप्रीन का जो पॉलीमर है वो नियोप्रीन है, या नियोप्रीन का मोनोमर है क्लोरोप्रीन। और ये क्या है? एक सिंथेटिक रबर है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेरे को ये बोलना चाहिए था। अरे देखिए CH2, यहां मैंने डबल को कर दिया सिंगल, C, यहाँ Cl डबल CH, और ये CH2, ऐसे करके इनक्लोज कर दीजिए। ये पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक होमोपॉलीमर है। इसका यूज क्या है? इसको कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, या गैस्केट एंड होस पाइप बनाने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड होस पाइप होते हैं। और ये भी क्या है? ये भी होमोपॉलीमर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के बारे में पूछते रहते हैं। 2 सिंथेटिक रबर और बच रहा है, ब्यूना N एंड ब्यूना S, उसको बताता हूं मैं। तो पोजी प्लीज इसको रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी 2 more एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर, और जिससे हमारा एडिशन पॉलीमर का जो ये लिस्ट है ये खत्म हो जाएगा। मैं बोला था कि हम लोग नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर दोनों कवर करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग नेचुरल रबर तो देखे, सिंथेटिक में एक हमने देखा था नियोप्रीन। 2 सिंथेटिक रबर और बच रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो 10th हमारे पास जो पॉलीमर है उसका नाम है ब्यूना S। यहाँ पे Bu स्टैंड्स फॉर 1,3-ब्यूटाडाइईन, S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, Na जो है वो सोडियम के लिए है। वो वहां पे प्रिपरेशन जब अपन करते हैं, इसका मीनिंग जब पॉलीमर बनाते हैं तो उस वक्त उसकी जरूरत पड़ती है सोडियम की, इसलिए वहां पे Na लिखा हुआ है। तो पर वो मोनोमर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मोनोमर जो होता है वो है 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। स्ट्रक्चर बना के बताऊं आपको तो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन, ये होता है बेंजीन रिंग जो होता है उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैं एक काम करता हूँ, इस यहीं पे लगा देता हूं मैं PH, ये स्टाइरीन है एक्चुअली। और अब जब इससे मैं बनाऊंगा पॉलीमर, आप देख रहे हैं 2 मोनोमर लिया है मैंने, मतलब ये को पॉलीमर होगा, ये तो समझ रहे हैं। रिमार्क में को पॉलीमर लिखूंगा, ये बहुत देर से होमोपॉलीमर आ रहा था, पता चल गया और आपको ये को पॉलीमर है। तो ये जोड़ूंगा कैसे देखेगा, इन दोनों को जोड़ना है, जहां डबल दिख रहा है सिंगल करना है, यहाँ पे डबल है सिंगल, यहाँ पे डबल है सिंगल, और जहां सिंगल दिख रहा है वहां डबल। जोड़ूंगा कैसे दोनों को वो देखिएगा ढंग से ना। तो ये CH डबल हो जाएगा, ये CH2 सिंगल, और ये भी टूटेगा ना, तो इसी को उससे जोड़ना है। तो ये CH, यहाँ पे एक्चुअली CH, ठीक है, यहाँ पे PH ऐसे ही लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH2। एक्चुअली रिमार्क वाले कॉलम के नीचे लिखा गया, मैं आगे रिमार्क लिख दूंगा, और यहाँ पे N लगा लीजिए ऐसे। दिस इज ब्यूना S, और ये एक सिंथेटिक रबर है। अगर आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन कोपॉलीमर। और ये एग्जाम्पल किसका है? सिंथेटिक रबर का। और यूजेस की बात करूं अगर मैं,
तो ऑटो टायर्स में, फ्लोर टाइल्स में इनको यूज किया जाता है, फुटवेयर कंपोनेंट में यूज होते हैं, केबल इंसुलेशन में यूज किया जाता है। मैं लिखता हूं कुछ कुछ यूजेस। कंपोनेंट्स फुटवेयर कंपोनेंट्स, इंसुलेशन केबल इंसुलेशन, फ्लोर टाइल्स, ठीक है, और ऑटो टायर्स में तो यूज होता ही है ऑटो टायर्स। और मैं आपको पहले भी लिख चुका हूं वैसे, ये कोपॉलीमर है, ठीक है। एक एग्जांपल और है ब्यूना एस। नेक्स्ट यहाँ पे 11th नंबर आएगा, नो 10th ठीक लिख रहा था मैं, और ये 11th एग्जाम। पॉलीमर का नाम है ब्यूना एन। ब्यूना एस तो अभी हमने देखा, ब्यूना एन। यहाँ पे ब्यूटाडाइइन तो लेंगे ही, साथ में हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल ले लेंगे, उसके लिए एन वहां लिखा हुआ है। मोनोमर है 1,3 ब्यूटाडाइइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब तो आप समझ रहे होंगे 1,3 ब्यूटाडाइइन क्या है और एक्राइलोनाइट्राइल में क्या करिए, यही आपको पता है, एक बार और ला चुके हम लोग इसको, यहाँ पे ऐसे CN लगा लीजिए, ठीक है। आगे भी लिख सकता था CN को मैं, एक ही बात है। और जब इसको जोड़ूंगा, अब इसका नाम तो हो गया ब्यूना एन, सिंथेटिक रबर है ये क्या है, सिंथेटिक रबर। और आपने देखा 2 मोनोमर यूज किया हूं मैं, तो ये कोपॉलीमर तो हो ही जाएगा। और इसको जोड़ूंगा कैसे, देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसको भी यहां सिंगल कर दीजिएगा, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN ऐसे, ये पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका यूज कहां पर है, तो ऑयल सील्स बनाने में यूज होता है, ये टैंक लाइनिंग में यूज होता है, ठीक है। इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग। और ये भी क्या है, कोपॉलीमर, ये भी कोपॉलीमर है, ठीक है। ये कोपॉलीमर लिखना चाह रहा था मैं। बाकी एडिशन पॉलीमर का जो लिस्ट है जितना सिलेबस में है मैंने बता दिया आपको। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बच रहा है, रबर का वल्केनाइजेशन, वो बताता हूं और ये टॉपिक खत्म होगा। फिर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर पे जाएंगे, एडिशन पॉलीमर के बाद कंडेंसेशन पॉलीमर। सो पोजी प्लीज इसको रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी द टॉपिक वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जो नेचुरल रबर होता है वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अटैक करें तो नॉन रेजिस्टेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। तो इस वजह से क्या, उसका कमर्शियल यूज नहीं हो पाता है ढंग से। तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा कमर्शियली यूज करने के लिए। और इंप्रूव करने के लिए जो हम प्रोसेस करेंगे उसका नाम है वल्केनाइजेशन। मैं समझाता हूं आपको, देखिए, नेचुरल रबर becomes soft at high temperature and hard नहीं बोलना चाहिए, brittle टूट जाएगा वो, brittle at low temperature पे ब्रिटल हो जाएगा। इट हैज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इट हैज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। फिर मैं आपको बता रहा था वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन, यहां फुल स्टॉप लगा है ना, यस, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा। टू इंप्रूव अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज अ प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन इज कैरीड आउट। टू इंप्रूव अपॉन, ठीक है, मैं आपको बता रहा था, टू इंप्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, a process of vulcanization is carried out. A process of vulcanization is carried out. और उसमें होगा क्या, वल्केनाइजेशन में जो सल्फर है वो डबल बॉन्ड के रिएक्टिव साइट पे जाके क्रॉस लिंकिंग कर लेता है। इन वल्केनाइजेशन
सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द reactive site ऑफ डबल बॉन्ड। मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको। देखिए, जो जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन हम लोग, वो 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन लिए थे हम लोग, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो ये मैं उसका पॉलीमर बना रहा हूं। देखिएगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पर डबल बॉन्ड अब नहीं रखूंगा मैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। ये ऐसे चेंज आ रहा था, और एक और ऐसे ले लेता हूं उल्टा करके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और सल्फर यहीं पे आ जाएगा, क्रॉस लिंकिंग यहां बना लेता है सल्फर, ऐसे करके ये भी ऐसे चेंज आएगा आगे। तो इससे होता क्या है, जो वल्कनाइजेशन का फिनोमेना है, इससे रबर स्टिफ हो जाता है। यहां जो लिखा हमने, इन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड एंड गेट्स स्टिफेंड, इसको कंटिन्यू कर देते हैं, एंड गेट्स स्टिफेंड, ठीक है। और जो टायर रबर होता है उसमें 5% सल्फर मिलाया जाता है। इन टायर रबर, ये डेटा याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 5% सल्फर इज यूज्ड, 5% सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बाकी हमने एडिशन पॉलीमर खत्म कर लिया है। नेक्स्ट इट्स टाइम टू स्टेप इनटू कंडेंसेशन पॉलीमर। सो आई रिक्वेस्ट पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अभी तक हम लोग एडिशन पॉलीमर्स देख रहे थे, यहां से अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स को स्टडी करेंगे। इसमें पहला कैटेगरी है पॉलिस्टर्स। आपको मालूम है कंडेंसेशन पॉलीमर है तो क्या होगा, मोनोमर्स यूनाइट होंगे और फ्यूज होने से छोटा मोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। उसी में पहला कैटेगरी है पॉलिस्टर। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो लिंकेज होगा वो ईस्टर का लिंकेज आएगा, और ईस्टर के लिए क्या करना पड़ता है, शुरू में अल्कोहल और एसिड लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग पॉलिस्टर बनाएंगे ना, तो जो मोनोमर्स होंगे वो डाईऑल एंड डाईओइक एसिड लेना पड़ेगा। एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH हो, उसको डाईऑल बोल रहे हैं, और एक ऐसा एसिड जिसमें 2 COOH ग्रुप होगा, उसको डाईओइक एसिड बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जो मोनोमर्स होते हैं, जो पहला पॉलीमर हमने लिया है एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर, वो है ग्लिप्टल। 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं पॉलिस्टर के, एक ग्लिप्टल है और दूसरा है टेरिलीन या डेक्रोन फाइबर्स, ठीक है। तो ग्लिप्टल से शुरू करते हैं। ग्लिप्टल जो है वो ग्लाइकॉल का GLY यहाँ पे ले लिए हैं। ग्लाइकॉल में भी इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड यहाँ पे थैलिक एसिड लेते हैं। दूसरा मोनोमर जो है वो है थैलिक एसिड। ये डाईओइक एसिड का एग्जांपल है और ये डाईऑल का एग्जांपल है। तो ये देखिए मैं बनाता हूँ। अब मोनोमर से तो ऐसा लिख रहा हूँ, N मोल्स ऑफ ये इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर थैलिक एसिड को यहां पे लिखता हूं। थैलिक एसिड जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें 1-2 पोजीशन पे COOH ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन रिंग में। ये ऐसा, ये थैलिक एसिड हो गया। करना क्या है, जब ये कंडेंस होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। याद रखिएगा, ईस्टर का बॉन्ड बनाने के लिए अपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, जैसे ये एक एसिड था और ये एक अल्कोहल है, उल्टा करके लिखा है मैंने। तो वाटर तो एलिमिनेट करूंगा ही मैं, लेकिन कैसे, एसिड अपना OH दे रहा था और अल्कोहल अपना H दे रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ईस्टर का लिंकेज लाने के लिए, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, चलिए, ईस्टर का लिंकेज लाने के लिए। तो यहां पे भी एसिड से OH निकालेंगे हम लोग और अल्कोहल से H निकालेंगे। और ऐसे ही यहां भी, ये भी एसिड अपना OH किसी अल्कोहल को दे रहा होगा और ये अल्कोहल अपना H किसी एसिड को दे रहा होगा। तो अब जब हम लोग इसको ज्वाइन करके लिखेंगे तो वो पॉलीमर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखिए यहां पे ऐसा लिखा जाएगा, ये OH तो इसका हटा दिया गया, CH2O इसका, एंड यहां से OH हट चुका है, C डबल बॉन्ड, ये ईस्टर लिंकेज आ गया अगर आप देख रहे हैं तो, C डबल बॉन्ड हो, ये OH हट चुका है तो इसको ऐसे हटाऊंगा मैं, और आपको मालूम है ऐसे एनक्लोज करके यहाँ N लगा देंगे हम लोग। और ये जो बना, ये ढंग से बना नहीं है वैसे, पर आप मतलब समझ रहे हैं, यही ग्लिप्टल है, दिस इज ग्लिप्टल। और आपको समझ आ रहा होगा ये एक कोपॉलीमर है, 2 अलग अलग मोनोमर से बनाया है, इसीलिए किसका एग्जांपल है ये, कोपॉलीमर का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। एंड इसका अगर यूज बताऊं आपको मैं, तो यूज्ड
इन पेंट्स एंड लैकर्स। अब ये लैकर्स क्या है आपको बताऊं तो ये एक लिक्विड होता है जो सूखने के बाद एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेगा वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। तो ये है क्या लैकर? इट इज अ लिक्विड विच ड्राइज टू फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर वुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लिप्टल। इसके बाद एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग पॉलिस्टर का, एंड दैट इज टेरिलीन या डेक्रॉन। सो आई रिक्वेस्ट पोजी प्लीज रब करिए इसको। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर, दैट इज डेक्रॉन और टेरिलीन। अगेन इसमें जो मोनोमर लिए हैं डाइऑल, इसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसमें टेरिफ्थैलिक एसिड है। तो टेरिलीन के जो टर आ रहा है वो टेरिफ्थैलिक एसिड से आ रहा है, ऐसा सोच सकते हैं आप याद रखने के लिए। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का इथाइलिन का आइलिन ऐसा ले लिए, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो इसमें जो मोनोमर हमने लिया है वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड। ये मोनोमर्स है, दीज आर मोनोमर्स। यहां लिख भी देता हूं मैं, ये क्या है जी? मोनोमर है। अब इसको बनाने का तरीका अगर आपको बताऊं, आप समझ ही गए होंगे आप लोग। ये n मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया जाएगा यहाँ पे, और n मोल्स ऑफ टेरिफ्थैलिक एसिड में बेंजीन में 1,4 पोजीशन पे 2 OH लगे, COH लगे होते हैं। ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजीन रिंग, इसी में 1,4 पोजीशन पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दीजिए ग्रुप, ठीक है। अब क्या करना है? वाटर हटाना है, लेकिन कैसे? एसिड का OH लीजिएगा और अल्कोहल का H। यहां से वाटर एलिमिनेट कर दिए, ये भी अपना OH किसी अल्कोहल को दे रहा होगा और ये अपना H किसी एसिड को दे रहा होगा। तो फाइनली आप लिखेंगे कैसे इसको? यहाँ पे CH2 ये O रहेगा, और ये ईस्टर का लिंकेज आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये बेंजीन रिंग SH, और यहाँ पे ऐसे N लगा दीजिएगा, एनक्लोज करके। ये बन गया टेरिलीन या डेक्रॉन। और ये डेक्रॉन फाइबर्स होते हैं अगर आपको बताऊं तो। ये है, तो ये भी कोपॉलीमर आपको दिख रहा है, 2 अलग अलग मोनोमर से बना है, तो ये भी क्या है? कोपॉलीमर का एक एग्जांपल है। यूजेस अगर आपको बताऊं तो डेक्रॉन फाइबर्स जो होते हैं वो क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें आसानी से क्रीज आएगा नहीं। तो यहां पे मैं लिखता हूं डेक्रॉन फाइबर्स आर क्रीज रेजिस्टेंट एंड उसको कॉटन या वुल के साथ भी ब्लेंड किया जाता है, एंड इज यूज्ड फॉर blending with cotton and wool fibers, and is used for blending with cotton and wool fibers। ये बताऊं अगर आपको तो एक ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल भी है, सेफ्टी हेलमेट्स बनाने के काम आता है। ऑल्सो एज अ ग्लास reinforcement या reinforcing लिख लीजिए। ऑल्सो ग्लास reinforcing material used in safety helmets। ग्लास reinforcing material इन सेफ्टी हेलमेट भी लिख सकते थे, यूज्ड इन सेफ्टी हेलमेट भी चलेगा, ऐसे यूज्ड हटा लीजिए चल जाएगा। तो ये पॉलिस्टर की कैटेगरी खत्म होती है यहाँ पे, जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखा, टेरिलीन और डेक्रॉन अभी देखे, और इसके पहले ग्लिप्टल हमने देखा था। नेक्स्ट अप विल टेक पॉलीअमाइड भी इंपॉर्टेंट है, उसमें नाइलॉन की सीरीज आएगी, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, जो सिलेबस में है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो एक एक करके देखते हैं। नाउ पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी पॉलीअमाइड्स। अभी थोड़ी देर पहले पॉलिस्टर हमने खत्म किया, अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे जा रहे हैं, दैट इज पॉलीअमाइड्स। इनमें अमाइड लिंकेज होगा, पॉलीमर में अमाइड लिंकेज होगा, इसीलिए नाम है पॉलीअमाइड। और अमाइड लिंकेज लाने के लिए शुरू में हमको लेना पड़ेगा एसिड एंड अमीन। आपको पता है ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, जैसे अगर ये मेरे पास कोई एसिड है और मैं 1 डिग्री अमीन ले रहा हूं, यहाँ पे प्राइमरी अमीन R' लिख दिया मैंने, तो इनसे एसिड अपना OH देने वाला और ये एक H लेगा,
अमीन एक H देगा, ध्यान रखिएगा, और इससे वाटर हम लोग एलिमिनेट करा देंगे और ये कुछ ऐसा बन जाएगा RCONH, ऐसे लिख देता हूं RCONHR प्राइम। ये अमाइड है, अमाइड लिंकेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज अमाइड लिंकेज। अब जब भी हम लोग पॉलीअमाइड्स को पढ़ेंगे, 3 एग्जांपल है इसमें, एक नाइलॉन 6,6, एक नाइलॉन 6, एक नाइलॉन 6,10, जो सिलेबस में है मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे यहाँ पे नाइलॉन 6,6 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि नंबर्स का क्या मतलब है। देखिएगा, जो नाइलॉन है वो इस तरीके से लिखा हो सकता है, नाइलॉन XY, कभी 2 नंबर लिखे हो सकते हैं, और कभी आपको इस तरीके से मिलेगा नाइलॉन X, एक ही नंबर मिलेगा नाइलॉन के बाजू में। अच्छा, नाइलॉन्स खुद सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अगर आपको बताऊं, ये भी फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो क्या मतलब है इसका, देखिएगा, ये X और Y क्या डिनोट करते हैं। जब 2 नंबर लिखा है ना, तो इसका मतलब आपने अलग अलग मोनोमर लिए हैं, एक डाईअमीन और एक डाई एसिड। तो ये जो X है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाईअमीन को, मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन इन डाईअमीन। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन डाईअमीन। आप एक ऐसा कंपाउंड लिए जिसमें 2 NH2 ग्रुप आएगा, उसको डाईअमीन बोल रहे हैं, और उसमें कितने कार्बन है, उस कार्बन के नंबर को ये X डिनोट कर रहा है, और ये Y डिनोट करेगा नंबर ऑफ कार्बन इन डाई एसिड। जो आपने एसिड लिया है, डाई एसिड, जिसमें 2 COH ग्रुप है, उसमें कितने कार्बन है वो ये Y डिनोट कर रहा है। और अगर नाइलॉन के बाजू में सिर्फ X, एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब देखो, लेना तो मेरे को अमीन और एसिड दोनों ही है अगर अमाइड लिंकेज लाना है, पर X लिखा मतलब एक ही कंपाउंड में ये दोनों है, और एक ही कंपाउंड में अगर एसिड और अमीन हो तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन अमीनो एसिड। अब आप समझ रहे होंगे, अगर यहाँ पे एक ही मोनोमर लिया गया है तो ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन, अगर नाइलॉन के बाजू में एक ही नंबर लिखा हुआ है तो। पर अगर 2 नंबर लिखे हुए नाइलॉन के बाजू में, तो फिर आपको पता है 2 अलग अलग मोनोमर लिए, तो ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोपॉलीमर। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। पहला क्या लिखा, नाइलॉन 6,6, आप खुद ही समझ गए कि 2 नंबर लिखा है, मतलब ये एक कोपॉलीमर है। और जो हमने डाईअमीन लिया है उसमें भी 6 कार्बन, और जो डाई एसिड लिए हैं उसमें भी 6 कार्बन है। तो इसके जो मोनोमर हैं वो क्या है, एक है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, इसमें 6 बार कार्बन दिख रहा होगा आपको। एंड नेक्स्ट इज एडिपिक एसिड, दूसरा है एडिपिक एसिड। इन दोनों से मिलके बनता है ये। इसको बना के बताऊं आपको, देखिएगा, ये मैं बना रहा हूं हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, तो ये मिथाइलिन CH2 6 बार रहेगा, और ठीक है, ये बनाया मैंने हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन। नेक्स्ट में बनाऊंगा एडिपिक एसिड। तो आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज पढ़ा है, उसको याद रखते थे हम लोग, ओम्स गैप या ओम्स गैप्सा, ऐसे याद रखते थे। अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे लिखते थे ना हम लोग। तो यहाँ पे N जो था वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर याद आ रहा हो तो। ये 5 लिखना चाह रहा था मैं। ये क्या था जी, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक एसिड एंड एजिलेइक एसिड, ये सब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े हैं आप। तो यहाँ पे एडिपिक एसिड ये है, इसमें N की वैल्यू कितनी है, 4। अरे आपको लग रहा होगा N है क्या, वो तो बताओ। अरे यार ऐसा, ये CH2N COOH ऐसे लिखते थे ना हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ N की वैल्यू 4 है। तो एडिपिक एसिड कैसा दिखेगा, ये मैंने बनाया ऐसे COOH, और यहाँ N की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब इनका करा दीजिए कंडेंसेशन, तो यहां से OH लीजिएगा एसिड से, और एक H लेंगे हम लोग। मैं ऑल्दो एनक्लोज क्यों लग रहा है, 2 H ले लिए, पर एक H लिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकला है। और पॉलीमर किस तरह का दिखेगा, देखिए, यहां से भी एक H जा रहा होगा, और ये अपना OH किसी और को दे रहा होगा। तो यहां से एक H हटाऊंगा मैं, यहां से OH को हटाऊंगा। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा NH, ठीक है। और या ऐसे लिख देते हैं, नाइट्रोजन के पास जगह खाली हुई है ना, तो NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड, देखिए इसका NH और इसका C डबल बॉन्ड, यही अमाइड लिंकेज आ गया। और ये CH2 4 COOH, नॉट OH, ये तो हट जा रहा है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये डिनोट कर रहा है नाइलॉन 6,6 को, दिस इज नाइलॉन 6,6। अब इसका यूज की बात करूं मैं, तो इससे ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, शीट्स बनाए जाते हैं, और इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं यूज्ड इन
मेकिंग bristles फॉर ब्रशेस, शीट्स भी बनाए जाते हैं इनसे, एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड इन, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो दिस कंप्लीट्स नाइलॉन 6/6। दो एग्जाम्पल इसमें और आएंगे, उसको भी बताता हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see another example of polyamide, that is nylon 6 और परलॉन L। दोनों नाम है इसके, नाइलॉन 6 भी बोलते हैं, परलॉन L भी बोलते हैं इसको। अब आप समझ रहे होंगे नाइलॉन के बाजू में एक ही नंबर लिखा है, मतलब ये एक होमोपॉलीमर होगा। एक ही मोनोमर लिए होंगे हम लोग, और उसी मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप NH2 भी होगा और COOH भी होगा। मीनिंग इसका जो मोनोमर है वो है अमीनो कैप्रोइक एसिड। पर अमीनो कैप्रोइक एसिड से ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है कैप्रोलेक्टम, और कैप्रोलेक्टम को अगर आप गर्म कर देंगे, पानी के साथ अगर गर्म कर देंगे, तो वो पहले अमीनो कैप्रोइक एसिड बना लेगा, जिसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा, और फिर वो बना लेगा नाइलॉन 6। क्या है मैं बताता हूँ, इतना सारा सुन के इंटीमिडेट मत होइएगा, क्या क्या बोल दिया है समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बनता कैसे है, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम। साइक्लिक अमाइड होता है, याद आ रहा होगा कैप्रोलेक्टम, हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट में इसको बनाए भी थे या बनाते हैं कैप्रोलेक्टम को। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये क्या है देखिएगा ना, कैप्रोलेक्टम में साइक्लिक अमाइड वो ऐसा दिखेगा आपको, ये डबल बॉन्ड O और ये 1 2 3 4 5 बार CH2, ठीक है। दिस इज कैप्रोलेक्टम, ये मोनोमर है कैप्रोलेक्टम, तो एक ही मोनोमर है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ। नाइलॉन 6 क्या है, एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर। और अब क्या होगा, इसी को 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर जब देंगे, वाटर के साथ हीट करिएगा इसको, तो आप समझिए इसका होगा क्या, बताऊं आपको। इसका होगा हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे एक OH आ जाएगा और यहाँ पे H, तो ये ओपन होके ना पहले तो अमीनो कैप्रोइक एसिड ही बनाएगा, CH2 ऐसे 5 बार, एंड देन COOH, और फिर इसका होगा सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब ऐसे ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में आएंगे और ये अपना OH रिलीज कर रहा होगा, किसको, पड़ोस में NH2 के NH2 को, और ये अपना H रिलीज कर रहा होगा, एक H पड़ोस के COOH के OH को। तो इससे बन जाएगा, देखिएगा ऐसे, इससे बन जाएगा नाइलॉन 6, CH2 5 बार और ये C डबल बॉन्ड O, देखिए यहाँ से OH हटाया था मैं, और यहाँ पे N, ये बन गया नाइलॉन 6 या परलॉन L बोलते हैं इसको। यूज क्या है इसका अगर आपको बताऊं, तो ये टायर कॉर्ड्स बनाने में यूज होता है, फैब्रिक्स में भी यूज होता है, रोप्स भी बनाते हैं इससे। तो यहाँ पे लिखता हूं यूज में, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, fabrics and ropes. So this was all about nylon 6। इसमें एक एग्जांपल और है नाइलॉन 610, जो NCERT में डायरेक्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से, पर हाँ कहीं कहीं बुक्स में दिख जाता है, तो मैं कवर कर लेता हूँ। तो जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी लास्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीअमाइड, नाइलॉन 610। दो नंबर है तो आप समझ गए होंगे, पहला नंबर डाईअमीन का है और दूसरा नंबर डाई एसिड का है। तो यहाँ पे दो मोनोमर लिए हैं, और दो मोनोमर लिए दो अलग अलग, मीनिंग ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है। तो पहले तो लिख देता हूं ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कोपॉलीमर। और मोनोमर इसके क्या है, तो इसका एक मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, एंड अनदर मोनोमर इज सिबैसिक एसिड। उसमें टोटल 10 कार्बन होते हैं। सिबैसिक एसिड भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिबैसिक एसिड। स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको मैं। हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन तो जानते हैं आप, NH2 CH2 6 बार एंड अगेन NH2, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन। और इसको सिबैसिक एसिड दे दीजिए। सिबैसिक एसिड को ऐसे लिख रहा हूं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, N मोल्स ऑफ, ये ऐसे लिखा मैंने
एंड CH2 8 टाइम्स लीजिएगा, क्योंकि 2 तो COOH आ ही गए, टोटल 10 कार्बन है, और इनसे बना दीजिए, इनके कंडेंसेशन से बन जाएगा नाइलॉन 610। क्या करना है आप जान रहे हैं, यहाँ से OH लीजिएगा, यहाँ से एक H, ऑल्दो 2 एनक्लोज हो जा रहा है, पर आप समझिएगा एक ही H है यहाँ से जो निकला है। वाटर निकालने के बाद ये कैसा दिखेगा, HNCH2 6NH CO, अमाइड लिंकेज दिखा आपको। देन इसके बाद यहाँ पे CH2 8, ये ऐसे, यहाँ से इसको हटाऊंगा मैं, ये भी तो हटेगा, और यहाँ से भी एक H हटेगा, आप समझ रहे होंगे। तो चैप्टर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। ये बन गया हमारे पास नाइलॉन 610, नाइलॉन 610, यहाँ पे N लिखना भूल गया था मैं, दिख गया। तो दिस कंप्लीट्स पॉलीअमाइड्स। नेक्स्ट हम लोग इंडिविजुअल कुछ कुछ पॉलीमर्स देखेंगे, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमर कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर देखेंगे, यूरिया एंड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, नॉट यूरिया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का देखेंगे आगे हम लोग। कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स देखेंगे। तो 4-5 पॉलीमर और बच रहा होगा, आई होप। चैप्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Pooji. Now let us see another example of condensation polymer, that is phenol formaldehyde polymer. दो पॉलीमर बनते हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। वन इज नोवोलैक जो एक लीनियर पॉलीमर है, एंड द अदर इज बेकेलाइट जो एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। नोवोलैक से ही बेकेलाइट बनता है, और नोवोलैक पहले बनेगा फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से। कैसे है मैं समझाता हूं, देखिएगा। जैसे आपके पास ये फिनॉल है, और फिनॉल का रिएक्शन करवाना है फॉर्मेल्डिहाइड से। एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों चलेगा, और एक्चुअली ये पढ़ा हुआ है आपका, ये लेडरर मैनेज रिएक्शन कहलाता है, ये जो मैं अभी करने वाला हूं मैं। ये मीडियम बेसिक था। तो इससे होगा क्या, ऑर्थो पैरा सभी डेरिवेटिव मिलेंगे इससे। मीनिंग यहाँ पे ये मिलने वाला है। एक बार ऑर्थो पे ले आया मैं CH2OH, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बोलते हैं। और एक बार ऑर्थो पैरा दोनों पे ले आऊंगा मैं, CH2OH, और यहाँ पे भी CH2OH। और एक बार दोनों ऑर्थो और पैरा पे ले आएंगे। देखिएगा, ये OH, यहाँ CH2OH, यहाँ भी CH2OH, और यहाँ भी CH2OH। तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स बनते हैं, जिसमें से ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन करके नोवोलैक बनाता है। तो पहले मैं आपको, देखिए ये तो फिनॉल था, नाम भी लिख देता हूं चलिए, और ये था फॉर्मेल्डिहाइड। और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं नोवोलैक। नोवोलैक बनेगा इससे, इसी को N मोल्स ले लीजिए, इसके लीनियर चेन्स बनते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, दो चीजें हुई हैं ओवरऑल नोवोलैक या बेकेलाइट जब बना है। एक तो ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक डिहाइड्रेशन। एक तो यहाँ पे बनाया, अच्छा N मोल्स तो मैंने ले ही लिया है। ये लोग यूनाइट हो जाएंगे और बना लेंगे नोवोलैक। कैसे, देखिएगा ना, ये यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 आएगा, और ऐसे जगह खाली कर रहा हूँ मैं। देन ये दूसरा मोल बना रहा हूँ मैं, OH CH2, ठीक है। देन एक और बना रहा हूँ मैं, OH CH2। ऐसे लंबे 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 चेन बनते चले जाएंगे, और इसी को बोल रहे हैं नोवोलैक। इसी का नाम है नोवोलैक। क्या बोला मैं आपको, ये एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है। और कहाँ काम आता है ये, पेंट्स बनाने में काम आता है। अब देखिए, दो अलग अलग मोनोमर लिए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कोपॉलीमर तो है ही, कोपॉलीमर है। और यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स, ठीक है। पेंट्स बनाने में इसका यूज होएगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो नोवोलैक बना है, इसको भी मैं ऐसे ऐसे, इसका मतलब समझ रहे हो, जो मैं बॉन्ड को ऐसे दिखा के N से एनक्लोज करता था, इस बार वैसा नहीं किया मैंने। इसको स्प्रिंग मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब है ये लंबे लंबे चेन ऐसे जा रहा है दूर तक। अब ये जो नोवोलैक बना है, इसी को जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म कर देंगे, नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म बेकेलाइट। अब वो क्या है मैं बताता हूं आपको, यहां जगह दिख नहीं रहा तो इसको रब करके मैं बताता हूं। पोजी प्लीज रब करवाइए। थैंक यू पोजी।
अब बेकेलाइट कैसे बनता है वो देखते हैं। मैं बता रहा था आपको नोवोलैक से ही बनता है, तो देखिए अब हम लोग बनाएंगे बेकेलाइट। क्या बोला था मैं आपको कि नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड। नोवोलैक को ही फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करिए तो इट अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म बेकेलाइट। ऑन हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड undergoes cross linking to form बेकेलाइट। होता क्या आपको बताऊं ना, तो वेरियस लीनियर चेंज जो होते हैं नोवोलैक के, उनमें क्रॉस लिंकिंग होगी, मीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उनमें। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, बेकेलाइट जो है कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, बेकेलाइट या इट कंटेन्स लिख देते हैं, इट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, इट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स between various linear polymer chains, various linear polymer chains। कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा ही ड्रॉ करके, लेकिन यूजेस अगर बताऊं आपको तो ये एक इनफ्यूजिबल सॉलिड है, आसानी से मेल्ट होने वाला नहीं है ये, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं इससे, फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाते हैं, कोम्स बनाते हैं इसी से। तो मैं इसको लिखता हूं, इट इज, यहां पे लिख देते हैं चलिए, इट इज इनफ्यूजिबल सॉलिड यूज्ड इन मेकिंग combs, electrical switches, phonograph records, ये मैं P लिखना चाह रहा था एक्चुअली, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, ये सब इससे बनाए जाते हैं। एंड अलग अलग मतलब कुछ यूटेंसिल्स के हैंडल्स भी इससे बनाए जाते हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स एंड यहाँ फुल स्टॉप मत लगाइए, एंड यूटेंसिल हैंडल्स ऑफ various utensils, handles of various utensils। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। क्या बोल रहा था मैं आपको, नोवोलैक के ही चेन होते हैं, बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से। देखिएगा कैसा दिखेगा ये, यहां पे बनाता हूं मैं, जैसे ये एक चेन बना रहा हूं मैं, किसका, नोवोलैक का, ये एक चेन बना रहा हूं नोवोलैक का, ठीक है। और एक और चेन बनाऊंगा मैं, लेकिन उल्टा बनाऊंगा, नोवोलैक का ही चेन है, उल्टा बनाऊंगा, तो यहां पे ऐसे आ जाएगा CH2, यहां पे भी CH2। नोवोलैक का ही चेन है, बस मैंने उल्टा बनाया है। और एक बार बना देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा जानबूझ के बना रहा हूं मैं। अब बीच बीच में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होगी उस फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से। फॉर्मेल्डिहाइड का HCH होता है या CH2O समझ लीजिए, उसी O को, जैसे यहाँ पे एक O होता है, वो O यहाँ का एक H और यहाँ का एक H के साथ वाटर बन गया है, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, ये यहाँ पे भी, यहाँ का एक O इधर का H और इधर का H लेके वाटर बन के निकल गया है, यहाँ का भी एक O इधर का H इधर का H लेके वाटर बन के निकल गया है। तो इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है बेकेलाइट। और इसमें मैं बता रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हुआ इसके बनने में, और डिहाइड्रेशन भी हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो दिस कंप्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर नोवोलैक एंड बेकेलाइट। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं, इसका मोनोमर ध्यान रखिएगा, फिनॉल है एंड फॉर्मेल्डिहाइड है। नेक्स्ट पॉलीमर देखते हैं, पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see another example of condensation polymer, melamine formaldehyde polymer। दो मोनोमर है यहाँ पे, एक मेलामाइन और एक फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको अपने आप पता चल गया कि ये को पॉलीमर का एग्जाम्पल है। बाकी कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिएगा, ये ऐसा ऐसा, और यहाँ पे एक आएगा NH2, एक NH2 इधर और एक NH2 इधर। और एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका मेलामाइन में कितने लोन पेयर हैं, तो हर नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, अगर आप देख पा रहे हैं, और इसीलिए टोटल लोन पेयर अगर देखेंगे तो 6 लोन पेयर है, टोटल 6 लोन पेयर है।
और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड, दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म मेलामाइन पॉलीमर। एक्चुअली मेलामाइन से भी पहले ना एक वो बनता है रेजिन इंटरमीडिएट, उसको भी बना के बता दूंगा, पर पॉलीमर पहले बना देता हूँ मैं। देखिए वो ऐसा होगा, NH, यहाँ पे जगह खाली है, H ठीक से लिख देते हैं, और ये ऐसा N N N, यहाँ पे NH था, यहाँ भी जगह खाली होगी, यहाँ बॉन्ड SH, और यहाँ पे आ जाएगा NH CH2, ये ऐसा इनक्लोज कर लीजिए, यहाँ N लगा लीजिए। तो ये मेलामाइन पॉलीमर है, दिस इज मेलामाइन पॉलीमर। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाए जाते हैं इससे, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल है, मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, ये किसका एग्जांपल है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और यूज्ड इन थोड़ा दूर लिख देते हैं, यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, और ये कोपॉलीमर भी है, कोपॉलीमर। बाकी मैं बता रहा था आपको कि पहले एक रेजिन इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद फिर मेलामाइन पॉलीमर बनेगा। रेजिन इंटरमीडिएट कैसा बनता है मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे बताता हूँ, वो कुछ ऐसा दिखेगा, N नॉट, यहाँ पे N नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे है N, वो इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ का NH2 ऐसे ही, यहाँ बॉन्ड था, बॉन्ड को बना देता हूं मैं, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा NHCH2OH, NHCH2OH, और यहाँ पे NH2 as such। ये जो है इसको बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट, आई होप दिख जा रहा होगा, रेजिन इंटरमीडिएट बनेगा और फिर इससे बनेगा मेलामाइन। तो दिस कंप्लीट्स मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और देखते हैं, एंड फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। दो मोनोमर है, एक यूरिया और एक फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको समझ आई गया अगेन ये एक कोपॉलीमर है। और इसका यूज क्या है अगर आपको बताऊं तो इससे अनब्रेकेबल कप्स बनाए जाते हैं एंड लैमिनेटेड शीट्स बनाए जाते हैं। छोटा सा है, मैं बताता हूँ, देखिए क्या है। ये है जैसे अपने पास यूरिया इज NH2CONH2, ये यूरिया हो गया, और ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इनका करवाएंगे पॉलीमराइजेशन, और इससे बन जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जो ऐसा दिखेगा, देखिएगा NHCH2, इस तरीके से आपको दिखेगा। शुरू में आप यहाँ पे भी NN लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इसमें भी पहले रेजिन बनता है इस तरीके से, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, इसमें इस तरीके का एक रेजिन बनेगा, NH2CH2OH, और फिर ये बनेगा, आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से एक H निकाल रहे हैं और यहाँ से OH। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल बाजू में इमेजिन करिए ना, तो ये अपना OH दे रहा होगा, और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल बाजू में, तो वहां का NH2 का एक H आ रहा होगा, वाटर निकला। ऐसे ही ये अपना एक H इधर, इसी को फिर से इधर भी इमेजिन करिए एक बार, यहाँ OH और यहाँ H, तो ऐसे करके ये बनता है। बाकी मैंने बताया आपको ये क्या है, ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखता हूं, ये एक कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल cups and laminated sheets. So this was all about यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब हम लोग नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी तक हम लोग एडिशन पॉलीमर का लिस्ट देख लिए पूरा, देन कंडेंसेशन पॉलीमर देख लिए, अब हम लोग देखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।
एक्चुअली ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का ही एक एग्जांपल है। इसमें भी दो अलग अलग मोनोमर लेंगे, कोपॉलीमर का एग्जांपल है। वो यूनाइट होंगे तो छोटे मोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जैसे वाटर यहाँ पे निकलता है। और इनका पर्पस क्या है, ये क्यों क्यों बनाया जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मैं आपको वो समझाता हूँ। एक्चुअली चक्कर क्या है, जो पॉलीमर्स पहले बना रहे थे हम लोग, या मोस्टली जो पॉलीमर्स बनते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहा हूं मैं, उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनको डिग्रेड नहीं कर पाते। माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे जो एंजाइम मिलेगा, वो एंजाइम उनके डिग्रेडेशन को, मतलब वो जो पॉलीमर है उनके डिग्रेडेशन को कैटलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, क्योंकि फिर क्या होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होगा अगर पॉलीमर डिग्रेड नहीं होगा तो, जैसे पॉलीथीन के केस में होता है, आपको मालूम है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाएंगे तो फायदा क्या है वो सुनिए। जैसे किसी का सर्जरी हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। स्टिचेस लगाएंगे तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बना होना चाहिए। फिर अगर जैसे मेडिसिन आपने कंज्यूम किया है, जो ड्रग आपने लिया है, वो कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग में हेल्प करता है। मीनिंग बॉडी के किस पार्ट में आप चाह रहे हैं कि ड्रग रिलीज हो, स्टमक में हो, इंटेस्टाइन में हो, वहां जाके ड्रग रिलीज करेगा अगर उसको आपने एनक्लोज कर दिया एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में, क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग पीएच होता है, आपको मालूम है। तो दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। एक है PHBV, पूरा नाम है इसका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब इतना बड़ा नाम देख के इंटिमिडेट मत होइएगा कि अरे सर इतना बड़ा नाम लेते लेते तो गोवा आ जाएगा ऐसा मत सोचिएगा। मैं क्या है बताता हूँ। देखिए इसके दो मोनोमर हैं। एक है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड बोल लीजिए। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, या यही क्या है, यही है 3 और लिख रहा हूं मैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड को ही ब्यूटाइरिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसको पूरा ऐसे लिख देता हूं, ब्यूटाइरिक एसिड। और यहां IUPAC लिख दिया मैंने, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा जो है वो है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वैलेरिक का मतलब ये 5 कार्बन आएंगे, वैलेरिक एसिड, या इसका IUPAC नेम है 3 हाइड्रोक्सी। एक्चुअली पहला H जो है ये कैपिटल आएगा अगर IUPAC में लिख रहे हैं तो। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये 5 कार्बन का एसिड है, तो ये इसके मोनोमर है। अब ये बनता कैसे देखिएगा, ये मैं बना के बता रहा हूं आपको। ये मैं अभी बना रहा हूं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। ये एक मोनोमर हो गया। और दूसरा बनाऊंगा मैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैं यहां नीचे बना देता हूं। चलिए यहां से OH ले लीजिएगा, यहां से H, फिर आगे ये भी अपना OH किसी को दे रहा होगा और ये अपना H किसी को दे रहा होगा। चाहे तो NN मोल्स यहां लगा लिख भी सकते थे आप, ठीक है। और यहां से वाटर एलिमिनेट करिएगा और बन जाएगा पॉलीमर इस तरीके का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये O, ये ईस्टर का लिंकेज आता है, दिख रहा होगा आपको, CH2 CH3 CH2 CO, ये ऐसे N, यही PHBV है। बाकी बता रहा था मैं आपको, ये क्या है, एक कोपॉलीमर है और यूज्ड क्या है, तो स्पेशलिटी पैकेजिंग में यूज होते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स में यूज होते हैं। यहां पे लिखता हूं एक क्या है, ये कोपॉलीमर है और यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग बोल लीजिए, स्पेशलिटी पैकेजिंग, देन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स। तो ये एक कहानी हुई PHBV की। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं फिर ये एंड हो जाएगा। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी लास्ट एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ध्यान रखिएगा, नाइलॉन के बाद 2 नंबर नहीं है, नाइलॉन एक नंबर, फिर नाइलॉन, फिर एक नंबर। मैं आपको क्या सिखाया था नाइलॉन के सीरीज में, कि अगर इस तरीके का लिखा दिख जाए आपको नाइलॉन XY, तो ये एक डाई अमीन था,
और ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर सिर्फ एक नंबर लिखा है तो ये अपने आप में अमीनो एसिड था, याद करिए, एक ही कंपाउंड जिसमें एसिड मतलब COH और NH2 दोनों ग्रुप होंगे। वैसे ही यहाँ पे नाइलॉन एक नंबर, फिर नाइलॉन, फिर एक नंबर, ये भी एक अमीनो एसिड है और ये भी एक अमीनो एसिड है। ये 2 कार्बन का अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, और जो बाजू में लिखा है ये 6 कार्बन का अमीनो एसिड है अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये तो ये 2 मोनोमर भी है, मतलब नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है कोपॉलीमर है। ये क्या है? एक कोपॉलीमर, क्योंकि 2 अलग अलग मोनोमर से मिलकर बना है। बना के देखते हैं इसको। ग्लाइसिन इज NH2 CH2COOH, ये ग्लाइसिन हो गया। एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड जो है ये ऐसा दिखेगा, यहां भी N लगा दीजिए, CH2 5 बार एंड COOH, 6 कार्बन होने थे यहाँ पे, देखिए। और अब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिएगा, यहां से OH और यहां से एक H, 2 H एनक्लोज है ऐसा मत सोचिएगा, एक H। तो होगा क्या, ये भी अपना OH किसी को दे रहा होगा ऐसे ही, और ये भी अपना एक H किसी को दे रहा होगा ऐसे ही। तो ओवरऑल जो पॉलीमर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, NH, यहाँ H ठीक से लिख देता हूं मैं, NH ऐसा, एंड CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा NH, कहीं भी H लिख दीजिए कोई फर्क नहीं है, अमाइड लिंकेज बन गया ये, CH2 5C डबल बॉन्ड O, ये अपने आप में नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बन गया, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और ये है क्या? ये एक ऑल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड है, ये एक ऑल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। बाकी अगर आप लोग वीडियो का ये पार्ट देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड आई होप you would have enjoyed this session as much as I have enjoyed making this session. We'll meet you soon with another chapter. Till then, take care. Bye-bye.